हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत नाम सेकंड नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 16 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 मानव समुदाय और पर्यावरण को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मानव और पर्यावरण का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना मछली और पानी का है। तो जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता गया। प्रदूषण, जंगलों की कटाई और शहरीकरण ने पर्यावरण को गहराई से प्रभावित किया है। तो आज हम समझेंगे मानव समुदाय और पर्यावरण के बीच यह जटिल रिश्ता। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं मानव और पर्यावरण का गहरा संबंध है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ा। तो मनुष्य और पर्यावरण ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। प्रदूषण, जंगलों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण ने पर्यावरण को प्रभावित किया। अब चुनौती यह है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए। तो अब हमारे सामने चुनौती यही खड़ी होती है कि जो हमारा विकास है और जो हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी मानव जनसंख्या वृद्धि है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे उत्तरदायी कारक है जिन कारणों से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला हमारा आता है चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति। मृत्यु दर कम हुई, जीवन प्रत्याशा बढ़ी। तो चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति से मृत्यु दर घटी और जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ने लगी। कृषि क्रांति, भोजन की अधिक उपलब्धता। तो कृषि क्रांति से भोजन की उपलब्धता भी बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण, बेहतर रोजगार और जीवन स्तर। तो औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण से रोजगार और बेहतर जीवन मिला। साक्षरता और जागरूकता की कमी, पर्यावरण परिवार नियोजन का अभाव। तो शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया गया। सामाजिक और धार्मिक कारण, बड़े परिवार को प्राथमिकता देना। तो सामाजिक और धार्मिक कारणों से जो बड़े परिवार है उनको प्राथमिकता दी गई है। तो यही कारण है कि भारत जैसे देशों में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। तो यही था हमारा मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर मानव जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि का आखिर प्रभाव क्या होता है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो असर है वो सीधा पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज पर पड़ा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है जनसंख्या वृद्धि का। तो वनों की कटाई, भूमि क्षरण, जल और वायु प्रदूषण हुआ है। साथ ही संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध या फिर अत्यधिक दोहन हुआ है। तो ये सभी तो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो मानव स्वास्थ्य में प्रभाव आता है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बीमारियों का फैलना, प्रदूषण से अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग होना। तो ये तो हमारा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव हो गया। अब हम मानव कल्याण पर भी जो प्रभाव पड़े हैं उन प्रभावों को भी देख लेते हैं। तो मानव जीवन पर प्रभाव पड़े हैं, बेरोजगारी, गरीबी और असमानता बढ़ी है और शहरी झुग्गियों का भी जो वो बढ़ा हुआ है वो हुआ है। तो यानी जो जनसंख्या का दबाव है वो हर स्तर पर दिखाई देता है। तो यही था हमारा पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जनसंख्या नियंत्रण हेतु
कदम। तो अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण हेतु कदम के बारे में। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट और गहरा हो जाएगा। इसलिए ही सरकार और समाज ने कई कदम उठाए, जैसे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, शिक्षा और जागरूकता विशेषकर महिलाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण, कानूनी उपाय जैसे कि शादी की न्यूनतम आयु, 2 बच्चे नीति जैसी पहल। तो ये सभी हमारे उपाय है जो हमने किए हैं। तो यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर परिवार का कर्तव्य है कि वो सभी इन उपायों का पालन करें। तो यही थे हमारे जनसंख्या वृद्धि हेतु कदम, जनसंख्या नियंत्रण हेतु कदम, जिससे कि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कार्बन पदचिन्ह के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बन पदचिन्ह आखिर होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी, बिजली का उपयोग या गैस सिलेंडर सब मिलकर धरती के तापमान को कितना बढ़ा रहे हैं? तो अर्थ देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, संस्था या देश द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा, मुख्यतः CO2। तो जो भी उपयोग सभी मिलकर धरती के तापमान को बढ़ा रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं कार्बन पदचिन्ह, यानी व्यक्ति, संस्था या देश द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। तो यही था हमारा कार्बन फुटप्रिंट या फिर कार्बन पदचिन्ह। इसके पीछे हमारे कई कारण हैं। तो इसके मुख्य कारण है गाड़ियों का उपयोग, बिजली और ईंधन का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक गतिविधियां। ये सभी हमारे कारण हैं जिन कारण से कार्बन पदचिन्ह बढ़ा है। इसके कुछ समाधान भी देख लेते हैं कि इसके क्या उपाय है, क्या समाधान है। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, यानी कि आप एक एग्जाम्पल से लेके चलिए। अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदे अपनी अलग अलग कार लेंगे तो 10 कार से आपका धुआं निकलेगा। लेकिन अगर 10 ही बंदे एक बस में बैठेंगे, एक बस में 10 बंदे आ जाएंगे, तो अगर 10 बंदे एक बस में आएंगे तो वो सिर्फ एक बस का प्रदूषण होगा। तो 10 प्रदूषण से अच्छा एक बस का प्रदूषण करा ले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यही तो कुछ समाधान है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग हो गया, ऊर्जा संरक्षण और पेड़ लगाना हो गया, वृक्षारोपण हो गया, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग हो गया। तो ये सभी हमारे उपाय है, इसके समाधान हो गए। तो यही था हमारा कार्बन पदचिन्ह, उसका अर्थ, उसके कारण और उसके उपाय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विकासात्मक परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और समुदाय का पुनर्वास। तो अब हम बात कर लेते हैं विकासात्मक परियोजनाओं से प्रभावित जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी समुदाय होते हैं, उनके बारे में। तो बड़ी योजनाओं जैसे बांध, सड़क, खनन, औद्योगिक क्षेत्र, लोगों का विस्थापन। तो बड़े बड़े बांध, सड़कें, खनन और औद्योगिक परियोजनाएं विकास तो लाती है, लेकिन साथ ही हजारों लोगों को विस्थापित भी करती है। तो हमारे सामने ये समस्या है, आजीविका का उनको नुकसान होता है, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे का भी टूटना होता है और मानसिक और आर्थिक संकट भी पैदा होता है। तो ये तो समस्याएं हो गई। अब इसके कुछ उपाय भी देख लेते हैं, इसके कुछ समाधान देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है उचित मुआवजा देना। तो जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उनको उचित मुआवजा देना, नए रोजगार देना उनको और पुनर्वास स्थल उनको उपलब्ध कराना, साथ ही सामाजिक न्याय और मानव दृष्टिकोण भी अपनाना। तो यही थे हमारे विकासात्मक परियोजन से प्रभावित व्यक्ति और समुदाय का पुनर्वास, उसकी समस्याएं देखी, उसका उपाय देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिल्ली में CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहन पहल। तो जो दिल्ली में हमारी CNG गैस चलाई गई है, इसको हम देख लेते हैं। तो 1990 के दशक में दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2001 में सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों, बस, ऑटो को CNG में बदल दिया गया। तो 1990 के दशक में दिल्ली में जो वायु प्रदूषण था वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। तो उसी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने आदेश दिया कि सभी सार्वजनिक वाहन, बस और ऑटो को CNG में बदल दिया जाए। तो यही था हमारा CNG में बदलने के कारण इसके कुछ फायदे भी हुए। तो उनके लाभ देख लेते हैं। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी हुई, श्वसन संबंधी बीमारियां भी कम हुई और ईंधन की बचत और पर्यावरणीय लाभ भी इससे हुआ। तो यही था हमारा दिल्ली में CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहन पहल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से सारांश, एक छोटे से निष्कर्ष की। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण और मानव जीवन पर गहरा असर डाला है। प्रदूषण, संसाधनों का हास, स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक असमानता इसके परिणाम है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है उसने मानव और पर्यावरण पर प्रभाव डाला है।
प्रदूषण, संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य और असमानता, इस सभी के हमें परिणाम मिलते हैं। यदि संतुलन न बनाया जाए तो भविष्य में गंभीर संकट खड़े होंगे। अगर हम कार्बन पदचिह्न कम करें, विकास परियोजनाओं में न्याय संगत पुनर्वास करें और स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं तो भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, मानव और पर्यावरण का रिश्ता सहअस्तित्व का है। अगर प्रकृति बचेगी तभी मानव भी बचेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16, जिसके मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स चाहिए तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जो कि हमारा भारत में पर्यावरणीय आंदोलन को लेकर रहने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।